नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल मीणा विवेकानंद कोचिंग क्लासेस कटमा 74वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए। उनके उपलक्ष्य में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का जो सफर हमने पूरा किया है, इस सफर में जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के हिसाब से उन पर मैं कुछ बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहले हमारे विभाजन जो कि बंगाल का किया गया, उसमें 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करके बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल नाम से दो देश बनाए, जिसमें खिलाफ 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसकी स्टार्टिंग 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता से की गई। ये जो स्वदेशी आंदोलन था, इस स्वदेशी आंदोलन को इसका मतलब ये था कि हमें जो भी वस्तु बनानी है, जो भी सामान यूज करना है, उसमें भारत का होगा। स्वदेशी निर्मित सामान का उपयोग करना, स्वदेशी शिक्षा देना, इसके अलावा विदेशी कपड़ों की होली जलाना। इसके बाद में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चला, जिसकी मांग थी अधिराज्य। 1916 में जो एनी बिसेंट ने बेलगांव चलाया और तिलक ने, जो कि 6 साल की जेल काटने के बाद 1914 में वापस आए थे, उन्होंने भी इस होम रूल लीग आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भाग लिया। और उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन और उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन के दो उद्देश्य थे। एक था होम रूल लीग का अधिराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेटस, यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग करना, मतलब ब्रिटेन के अधीन रहते हुए हमें कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रताएं दी जाए। इसके बाद में होता है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन 1920 की स्टार्टिंग होती है 1 अगस्त 1920 को, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने की मृत्यु हो जाती है और 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन स्टार्ट होता है। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौराचौरी गांव उत्तर प्रदेश में एक पुलिस चौकी को जला देने के बाद गांधी जी द्वारा इसको वापस ले लिया जाता है। वहां पर गांधी जी की आलोचना होती है कि अगर काश उस दिन ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो आज हम आजाद हो जाते। लेकिन अहिंसा की पुजारी जब पुलिस वालों को मारा गया तो आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की 12 मार्च को दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ, जो कि 78 लोगों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा की साबरमती आश्रम तक। इसके बाद में इसमें नमक बनाकर अंग्रेजों का जो नमक भारत से ले जाकर वो उनको फैक्ट्रियों से ही करके भारत वालों को ही महंगा बेचता था, उस नमक सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में होता है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। हाल ही में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाते हुए अगस्त क्रांति के नाम से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में भी 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने फाइनली कहा था कि करो या मरो। इसके बाद में भारत के आजाद होने की अंग्रेजों ने और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जैसे देशों की हार हो जाने के बाद में भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों को
सोचना पड़ा और इसकी स्टार्टिंग होती है क्रिप्स मिशन 1942 में इसकी आज़ाद होने की होती है और क्रिप्स मिशन 1942 में होता है। क्रिप्स मिशन में पहली बार अंग्रेज कहते हैं कि भारत को एक अधिराज्य बना दिया जाएगा, लेकिन इसको महात्मा गांधी ने कोस डेडिट चेक नाम से अमान्य करते हुए इसको मानने से मना कर दिया। इसके बाद में अंग्रेजों को, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध 15 अगस्त 1945 को संपन्न होता है, जापान और अन्य देशों के बीच में, जापान प्लस मित्र राष्ट्रों के बीच में एक संधि के साथ 15 अगस्त 1945 को सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होने के बाद में विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने, या जो यूएनओ की एक मुहिम थी उसके तहत अंग्रेजों को भारत कैबिनेट मिशन के तहत छोड़ना ही पड़ा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया और उस कैबिनेट मिशन के तहत भारत को आजादी देने की बात कही गई। 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान, जिसमें माउंटबेटन ने कहा था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 एक अविस्मरणीय दिन बनाना चाहता था। माउंटबेटन अपने कार्यकाल का अंतिम दिन बनाना चाहता था इसको, क्योंकि इसी 15 अगस्त को उन्होंने जापान को आजाद किया था दुनिया से। जापान और मित्र राष्ट्रों के बीच एक संधि के तहत जापान को सेकेंड विश्व युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में अमेरिका ने सहायता देने की बात कही थी। और इसी दिन ब्रिटेन ने बहरीन को छोड़ा था 1971 में। इसलिए जो माउंटबेटन था ये भी 15 अगस्त को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारत उस समय आजाद होने काबिल नहीं था, क्योंकि भारत में 15 अगस्त 1947 को बंगाल विभाजन और भारत का विभाजन को लेकर दंगे हो रहे थे। वर्ष 1947 में जो आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया, उस भाषण को महात्मा गांधी ने भी नहीं सुना, क्योंकि महात्मा गांधी उस भाषण से कुछ समय पहले ही सोने चले गए थे और वे कलकत्ता में थे। वे कहना चाहते थे कि भारत अभी आजाद होने के लायक नहीं है, भारत में दंगा भड़के हुए हैं, बंगाल में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है और हम लोग आजादी नहीं मना सकते। तो ये किसी को पता नहीं होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत में झंडा नहीं फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाने की जगह भारत में एक अविस्मरणीय दिन था जिसमें ना कोई झंडा पहनाया गया। 15 अगस्त को झंडा नहीं पहनाया गया था और 16 अगस्त 1947 को झंडा पहनाया गया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया, किसी ने, कोई भी बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं हुआ, सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक लाल किले से प्राचीर से एक भाषण आया था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को 3 बड़े देश, 15 अगस्त के दिन 3 और भी बड़े देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिनमें 15 अगस्त 1945 जो कि जापान के कब्जे से कोरिया गणराज्य अलग हुआ, जिसको आज हम उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया कहते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के कब्जे से, और उसके बाद में 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन आजाद हुआ, ब्रिटेन कब्जे से बहरीन आजाद हुआ। इसके अलावा 15 अगस्त 1960 को फ्रांस के कब्जे से कांगो को आजाद किया गया। फ्रांस के कब्जे से कांगो को आजाद किया गया 15 अगस्त 1960 को। तो दोस्तों, भारत आजाद तो हुआ लेकिन एक विभाजन के साथ, जो कि हमारे इतिहास में एक कलंक है। अंग्रेजों ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ भारत को 2 भागों में सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर बांटना चाहता था, जिसमें कामयाब हुआ। वर्ष 1919 में जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना कहता था कि भारत और पाकिस्तान एक ही, हिंदू और मुस्लिम एक ही मनुष्य की 2 आंखों के समान है, लेकिन उसी जिन्ना साहब ने वर्ष 1947 में मुस्लिम कंट्री के रूप में एक अलग से पाकिस्तान राज्य की स्थापना की, जो कि भारत आजाद होने के बाद भी वर्ष 1955 तक अंग्रेजों के अधिराज्य के रूप में कार्य करा। पाकिस्तान बन तो 14 अगस्त 1947 हो गया था, लेकिन ये 1955 तक
ब्रिटेन का अधिराज्य के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत में 16 अगस्त 1946 जो कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि भारतीय इतिहास में काला दिन था। उसके अलावा और भी कुछ रोचक तथ्य हैं जो कि हमारे इतिहास को महत्वपूर्ण बनाते हैं, जो रह गए हैं, उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, लेकिन जो 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हुआ उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया गया भारत का संविधान क्योंकि भारत में पहली बार 31 दिसंबर 1930 को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर जो कि रावी नदी के तट पर है, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़े भाषण में ये कहा कि हम भारत देश पूर्ण स्वतंत्र होना चाहता है, ना कोई अधिराज्य, ना कोई डोमिनियन स्टेटस, इसको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और ये घोषणा करी कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और उसको याद रखने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 भारत का प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930। इसी को याद में रखने के लिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। एक बात और रोचक है दोस्तों, भारत में जनगण मन हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में गाया था पहली बार कांग्रेस के एक अधिवेशन में, लेकिन वर्ष 1947 के दिन जब हम आजाद हुए थे उस दिन जनगण मन भी नहीं बोला गया था। पहली बार भारत में जनगण मन 26 जनवरी 1950 को ही गाया गया था, अर्थात राष्ट्र गीत 1950 को ही गाया गया था। इसके अलावा और भी कुछ रोचक तथ्य हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, वो है भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ, ऐसी परिस्थितियां हमारे इतिहास में इतनी ऐसी अशिक्षित जनता को छोड़कर गए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सब तरह से भारत गुलामी के बेड़े में जकड़ा हुआ था। भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहली समस्या यहाँ पर लोगों को खाना देने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने USSR से पंचवर्षीय योजना का फंडा लेकर आए तो पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ उन्होंने भारत के गरीबों पर, भारत के ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी नेहरू जी ने, जैसे कश्मीर वाला मुद्दा जो हमने पहले पढ़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमियां की। उस समय इंडस्ट्रियल आनी चाहिए थी, लेकिन इंडस्ट्रियल आने से पहले आगे जनता को शिक्षित करना लक्ष्य था, जो कि वर्ष 1951 में भारत की जो शिक्षक साक्षरता की दर थी वह सिर्फ 7% थी। भारत के 7% लोग ही शिक्षित थे। इसके अलावा भारत में उस समय विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था, एक तो था साम्यवादी और एक था पूंजीवादी। साम्यवादी गुट हुआ था जिसमें मित्र राष्ट्र शामिल थे, जिसमें रूस और चाइना, क्यूबा जैसे देश शामिल हैं। साम्यवादी गुट खूनी क्रांति के द्वारा समाज में आर्थिक रूप से समानता लाना चाहते थे। एक था पूंजीवादी गुट जो कि पैसे कमाने के लिए किसी को कोई प्रतिबंध नहीं देता। जैसे जो अमेरिका है, अमेरिका में पूंजीवादी देश है और साम्यवादी देश था USSR। उस समय विश्व 2 खेमों में बैठा हुआ था। एक साइड से USSR और दूसरी साइड था 2 खेमों बैठा हुआ था। एक खेमा था USSR का और एक खेमा था USA का। USSR में वे समस्त देश शामिल थे जो कि रूस और उसके आसपास के अलायंस थे। इसके अलावा अमेरिका के जस्ट पास में क्यूबा देश था, वो भी USSR का हिस्सा था। तो भारत में 1945 से लेकर 1990 तक विश्व 2 खेमों में बंटकर विश्व में शीत युद्ध जैसी कंडीशन बनती रही। अब भारत के सामने जैसे ही आजाद होता है तो 2 बड़ी समस्याएं पैदा होती है
कि रूस का सदस्य बने या अमेरिका का। तो भारत ने फाइनली किसी का सदस्य नहीं बनते हुए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बने, जिसका मतलब था कि नव गठित या नव स्वतंत्र हुए राष्ट्र खुद के हिसाब से स्वतंत्र रहे। इसके अलावा भारत स्वतंत्र होने के बाद में भारत को आजाद होते ही भारत ने ना यूएसएसआर के खेमे में गया ना यूएसए के खेमे में गया, और भारत में तीसरा आंदोलन जो कि भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बनता है, जिसमें नवगठित देश बने थे। इसके बाद में मैं आपसे कुछ और ये यूएसएसआर और यूएसए का फंडा 1991 में समाप्त हुआ। 25 दिसंबर 1991 को इसको फाइनल, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, रूस एक स्वतंत्र देश बन गया, इसके अलायंस समाप्त हो गया। उसके बाद में यूएसएसआर फंडा टूटा और अमेरिका एक चौधरी के रूप में दुनिया के सामने आया, जो कि आज भी चौधरी बना हुआ है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई और चौधरी बन जाए। तो इस प्रकार भारत ने आजादी से लेकर आज तक कहां से कहां पहुंचा, जहां पर आजादी के समय हम दुनिया की गुलामी कर रहे थे, ब्रिटेन हमारे ऊपर राज कर रहा था, लेकिन आज हमारे देश पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारा देश इसरो जैसी एजेंसी के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, मंगल ग्रह पर मंगल ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर जैसे प्रयोगशालाएं स्थापित करने में, और अंटार्कटिका और आर्कटिक पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सफल रहा है। तो भारत, लोग कहते हैं कि भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत के लोग आजाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भारत में अंटार्कटिका पर भी बहुत सारे इस प्रकार भारत आज उन गिने चुने 4-5 देशों में शामिल हो चुका है, जो कि अंतरिक्ष में और रिसर्च में दुनिया में बहुत आगे हो चुका है। भारत जो नई शिक्षा पॉलिसी 2020 आई है, इसके तहत जापान, अमेरिका जैसे देशों की अनुसरण कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, जो लोग ये कहते हैं कि भारत आजाद होकर भी आजादी नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ मैं बोलना चाहता हूँ कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत एक टैलेंटेड देश है, जहाँ पर इतना टैलेंट है, लेकिन यहाँ के लोग विदेशों में जाकर अपना टैलेंट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की शिक्षा पॉलिसी है, जो अच्छी अच्छी आती है, उनको लोग नहीं मानते और दूसरे देशों में पढ़ने चले जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भारत को आजाद दिलाने में कितनी मेहनत की, कैसे कैसे आंदोलन किया और फाइनली भारत को आजाद करना पड़ा अंग्रेजों को। तो वहां तक का सफर जो था, वो अगर हम हमेशा याद करके रहे तो हो सकता है हम लोग एक आजाद नागरिक रहते हुए एक सुनागरिक बनकर हमारे देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। आज मैं इस वीडियो से आपको यही संदेश देता हूँ सिर्फ कि इतिहास पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतिहास पढ़कर उसको प्रयोग में लाना या देश की उन्नति में अपने आप को समर्पित कर देना, इतिहास उस काम का होता है। दोस्तों, एक बार फिर 74वें गणतंत्र दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं अभिव्यक्त करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि मेरे कोई भी नया टॉपिक पर नया वीडियो है आपको मिल जाए। धन्यवाद।